हाय एवरीवन, सीए ब्रिजेश सिंह हियर। लिक्विडेशन ऑफ कंपनी में कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ जिसका नाम है रिसीवर। तो अभी अपना फर्स्ट वैरायटी चल रहा है। फर्स्ट वैरायटी में जहाँ हम लोग क्या बनाते हैं, लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। इसके अंदर एक कंसेप्ट आता है रिसीवर क्या होता है। सुनो, रिसीवर कंसेप्ट क्या होता है। एक सिंपल लॉजिक बताता हूँ आपको। अगर आपने किसी को पैसा दिया है, ठीक है, और बाद में वो आदमी पेमेंट नहीं कर रहा, तो आप क्या करेंगे? कॉमन है, आप पुलिस में जाएंगे या उससे पावरफुल कोई पर्सन रहेगा, उसको कंप्लेंट करेंगे ये बंदा हमारा पैसा नहीं दे रहा है, वो पैसा निकालने के लिए। सेम वही लॉजिक से हम लोग कंपनी में जाते हैं। कंपनी के अंदर डिबेंचर होल्डर लोग ने फाइनेंस किया है। डिबेंचर सिक्योर्ड भी होते हैं, अनसिक्योर्ड भी होते हैं। मैं बात करता हूँ, उसमें एक होता है ना फिक्स चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज। फिक्स चार्ज में एक पर्टिकुलरली एक एसेट्स के ऊपर सिक्योर्ड होता है ना। फिक्स चार्ज के ऊपर हाँ सुनो, तो जो डिबेंचर होते हैं कुछ फिक्स चार्ज होते हैं, कुछ फ्लोटिंग चार्ज होते हैं। फिक्स चार्ज में एक पर्टिकुलरली एसेट्स के ऊपर सिक्योरिटी रहता है। जैसा डिबेंचर होल्डर लोग को हमने प्लांट एंड मशीनरी सिक्योर दिखा दिया, वो फिक्स चार्ज है। लेकिन कभी कभी डिबेंचर हम रेस करते हैं, हम लोग फ्लोटिंग चार्ज देते हैं। फ्लोटिंग चार्ज मतलब ऑल एसेट, जैसे कि स्टॉक और डेटर, जितना भी एसेट है फ्लोटिंग जो चेंज होते रहता है, उसको सिक्योरिटी दिखाए। तो अभी कल कंपनी अगर बंद होती है तो डिबेंचर होल्डर लोग थोड़ा, उनको खतरा महसूस होगा कि यार हमारा पैसा कैसा मिलेगा, हमारा पैसा कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो डिबेंचर होल्डर लोग को कल अगर ऐसा होता है कि उनका इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, उनका प्रिंसिपल अमाउंट नहीं मिल रहा है, तो उनके पास अधिकार है, वो लोग रिसीवर अपॉइंट करेंगे। रिसीवर, फोन रिसीवर नहीं, रिसीवर एक पर्सन होता है। वो क्या करेगा, वो डिबेंचर होल्डर लोग के बिहाफ में काम करेगा। अब उसको अपॉइंट किया तो उसका कुछ खर्चा विर्चा रहेगा, वो अपना खर्चा कट कर लेगा, रेम्यूनरेशन एक्सपेंसेस, और पहला पेमेंट वो अपना डिबेंचर होल्डर लोग को पैसा सिक्योर कर लेगा। एक बार वो डिबेंचर होल्डर का पैसा सिक्योर कर लिया रिसीवर ने, तो रिसीवर का काम खत्म हो गया। रिसीवर क्या करेगा, दो बातें। अगर कंपनी कंटिन्यू चल रही है तो जो भी पैसा बचेगा वो कंपनी को हैंड ओवर कर देगा। लेकिन अगर कंपनी बंद हो रही है तो वो जो भी पैसा बचेगा वो लिक्विडेटर को हैंड ओवर करके चले जाएगा। तो सबको समझा, डिबेंचर होल्डर लोग रिसीवर अपॉइंट करते हैं इन केस ऑफ फ्लोटिंग चार्ज के अंदर। उनको अगर ऐसा लगता है कि हमारा प्रिंसिपल इंटरेस्ट नहीं मिल सकता है या डूबने का चांस है, तो वो लोग रिसीवर अपॉइंट करेंगे। ठीक है, तो पढ़ते हैं रिसीवर क्या होता है, ये नोट कर लेना। ठीक है, सुनो, ध्यान देना। तो रिसीवर क्या होता है, रिसीवर डिबेंचर होल्डर हैविंग फ्लोटिंग चार्ज। हु इज द रिसीवर? रिसीवर इज ए पर्सन, रिसीवर इज ए पर्सन, वो भी इंसान है, हु इज अपॉइंटेड टू टेक पोजेशन ऑफ सर्टेन प्रॉपर्टी। वो पोजेशन उसके पास चले जाएगा। हाँ, क्या पोजेशन बोलते हैं ना, वो गुड्स उसके पास चले जाएगा। तो हु इज अपॉइंटेड टू टेक द पोजेशन ऑफ सर्टेन प्रॉपर्टी फॉर प्रोटेक्टिंग पर्पस, फॉर रिसीविंग इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी एंड अप्लाई इट अस डायरेक्टेड। जैसा उसको बोलेगा वैसा उस प्रॉपर्टी का यूज़ करेगा पैसा मिलने के बाद। ठीक है, वो पोजेशन में ले लेता है, टेक द पोजेशन ऑफ सर्टेन प्रॉपर्टी। मिला? रिसीवर कौन होता है? रिसीवर इज ए पर्सन हु इज अपॉइंटेड टू टेक द पोजेशन ऑफ सर्टेन प्रॉपर्टी। क्योंकि यहाँ फ्लोटिंग चार्जेस है तो कोई फिक्स नहीं होता है कि कौन सा चार्ज, कौन सा एसेट आपके नाम पे सिक्योर्ड है। हु कैन अपॉइंट रिसीवर? रिसीवर कौन अपॉइंट करता है? तो इफ द मॉर्गेजी हैज एक्सप्रेस पावर। मॉर्गेजी कौन है? जैसा अभी डिबेंचर होल्डर लोग मॉर्गेजी जिन्होंने लोन दिया है कंपनी को, इफ द मॉर्गेजी हैज एक्सप्रेस पावर टू अपॉइंट द रिसीवर। एक्सप्रेस पावर मतलब कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है टर्म्स एंड कंडीशन में कि तुम रिसीवर अपॉइंट कर सकते हो। तो अगर एक्सप्रेस पावर लिखा दिया गया है उनको, तो क्या लिखा है, इफ द मॉर्गेजी हैज एक्सप्रेस पावर टू अपॉइंट द रिसीवर इन सर्टन सर्कमस्टेंसेस, एग्जांपल फेलर ऑफ द कंपनी टू पे इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट ऑन ड्यू डेट। तो ऐसा केस में वो लोग रिसीवर अपॉइंट कर सकते हैं, ही में अपॉइंट रिसीवर। तो दो सिचुएशन है, या तो एक्सप्रेस पावर है या दूसरा नॉट एन एक्सप्रेस पावर। एक्सप्रेस पावर दिया है तो वो लोग अपॉइंट कर सकते हैं जब भी उनका इंटरेस्ट और प्रिंसिपल टाइम पे नहीं पे किए। तो अगर एक्सप्रेस पावर नहीं दिया तो वो कोर्ट से परमिशन लेके, अगर एक्सप्रेस पावर नहीं दिया गया तो वो कोर्ट से परमिशन लेके रिसीवर अपॉइंट कर सकते हैं।
अब रिसीवर को अपॉइंट किया तो उसका ड्यूटी क्या होगा, ध्यान देना, ए पॉइंट, रिसीवर इफ अपॉइंटेड शॉल रियलाइज, वो एसेट्स को सेल करेगा, रियलाइज द एसेट, स्पेसिफिकली और जनरली चार्ज इन फेवर ऑफ मॉर्गेज, जो उनके फेवर में मॉर्गेज किया है उसको सेल करेगा, रियलाइज द एसेट्स, and after meeting all expense and remuneration make payment to the person entitled, asset sell करेगा, after meeting the expenses and make a payment to the person entitled, जो उसको अधिकार है उसको पेमेंट कर देगा। मतलब समझा उसका ड्यूटी क्या रहेगा, वो एसेट को सेल करेगा और डिबेंचर होल्डर का पेमेंट क्लियर कर देगा। और उसके बाद क्या, द रिसीवर ये बनाता है, रिसीवर विल प्रिपेयर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, एक नया बात है ध्यान देना, रिसीवर क्या बनाता है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, और वो सबमिट करेगा। दो सिचुएशन, अगर कंपनी गोइंग कंसर्न है तो कंपनी को सबमिट कर दे, कंपनी बंद हो रही तो लिक्विडेटर को सबमिट करेगा। ठीक है, याद रहेगा पॉइंट। हु इज रिसीवर, रिसीवर वो पर्सन है जिसको पोजीशन मिल जाता है उस प्रॉपर्टी का। हु कैन अपॉइंट, अगर एक्सप्रेस पावर है तो इंटरेस्ट पेमेंट डिफॉल्ट किया, प्रिंसिपल डिफॉल्ट किया तो एक्सप्रेस पावर में वो लोग अपॉइंट कर सकते हैं, एक्सप्रेस पावर नहीं है तो कोर्ट के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, तो अभी भी आप अपॉइंट कर। ड्यूटी क्या होगा उसका, एसेट्स को सेल करने का और पेमेंट करने का, डिबेंचर होल्डर लोग का। और क्या बनाएगा, और रिसिप्ट से पेमेंट अकाउंट बनाएगा। अगर कंपनी चलती है कंटिन्यू है तो कंपनी को हैंडल कर देगा सरप्लस, कंपनी बंद हो रही है तो लिक्विडेटर को हैंडल कर देगा। ठीक है, तो अभी हम लोग प्रॉब्लम करते हैं इससे संबंधित, बेटा ध्यान देना। ओके, क्वेश्चन दिख रहा है आपको, थोड़ा छोटा फॉन्ट रखा हूँ ताकि मेरे को साइड में वर्किंग भी करना है, इसकी वजह से सुने। तो आपके पास स्टडी मैट है तो स्टडी मैट से देख सकते हो। देखो स्टडी मैट में क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में अभी 3 बार आ चुका है, 3 बार आ चुका है और आगे भी आते रहेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, नंबर चेंज करके आता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, सुनो। कॉन्फिडेंस बिल्डर लिमिटेड गिव द फॉलोइंग लेजर बैलेंस ऑन 30 सितंबर, एज ऑन 30 सितंबर। ठीक है, तो ये रहा बैलेंस शीट दिया हुआ है। लैंड बिल्डिंग, सन्ड्री करंट असेट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट बैलेंस, डिबेंचर इशू एक्सपेंसेस, नॉट रिटर्न ऑफ, यार हेलो हेलो, लैंड बिल्डिंग, सन्ड्री करंट असेट। मैं थोड़ा घर पे बेटा, मेरा हालत बहुत ख़राब है, हाँ तो रुक जाओ, बंद हो गया। मेरा परिस्थिति इतना ख़राब है मैं बता नहीं सकता आपको, तो देखते हैं। अच्छा टाइम, कुत्ते का भी ख़राब टाइम आता है। चलो सुनो बेटा, कॉन्फिडेंस बिल्डर लिमिटेड गिव द फॉलोइंग लेजर बैलेंस एज ऑन 30 सितंबर, लैंड बिल्डिंग, सन्ड्री करंट एसेट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट बैलेंस, डिबेंचर एक्सपेंसेस, नॉट रिटर्न ऑफ, लॉस है। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल प्रेफरेंशियल है, इक्विटी शेयर। बेटा इक्विटी शेयर दो दिखाई दे रहा है, बहुत काम का है। दो इक्विटी शेयर दिख रहा है। एक तो 10,000 इक्विटी शेयर्स है, दिखाई दे रहा है 10,000 इक्विटी शेयर और 10 ईच। रुका, कर्सर क्यों नहीं चल रहा है? हेलो हेलो, 10,000 इक्विटी शेयर और 10 ईच फुल्ली पेड अप है, और 5,000 इक्विटी शेयर और 10 ईच 7.5 पेड अप है। आगे बढ़ते हैं। 13% डिबेंचर है, मॉर्गेज लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर। सुनो, इनकम टैक्स एरियर्स दिया हुआ है। असेसमेंट कंक्लूडेड इन जुलाई 2013, इसको अपन 13 पढ़ते हैं। असेसमेंट कंक्लूडेड इन जुलाई 2013। असेसमेंट ईयर 11-12 और 2011-12 का और 12-13 का है। ठीक है, तो असेसमेंट ये साल हो गया है 2013 में और 2013 का ही है, तो पिछला 12 महीने में जो भी गवर्नमेंट ने टैक्स रेज किया वो प्रेफरेंशियल माना जाता है ना, पिछला 12 महीने में। अब नीचे पैराग्राफ पढ़ते हैं, पैराग्राफ क्या बोलता है। मॉर्गेज लोन वॉज सिक्योर्ड अगेंस्ट लैंड बिल्डिंग, चुन के वर्ड पढ़ना। बोलता है मॉर्गेज लोन वॉज सिक्योर्ड अगेंस्ट लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, तो इसका मतलब कल अगर जो मॉर्गेज लोन लिया है वो अगर लैंड एंड बिल्डिंग सेल होगा तो उनका हक पहले आएगा। तो मॉर्गेज लोन सिक्योर्ड लैंड एंड बिल्डिंग पे, ये बात ध्यान देना। मतलब कल अगर लैंड एंड बिल्डिंग सेल करेंगे तो मॉर्गेज लोन ही क्लियर करेंगे। डिबेंचर आर सिक्योर्ड ऑन फ्लोटिंग चार्ज, ये भी बड़ा अच्छा एडजस्टमेंट है। क्या बोलता है, डिबेंचर होल्डर सिक्योर्ड ऑन फ्लोटिंग चार्ज, फ्लोटिंग चार्ज ऑल एसेट। फ्लोटिंग मतलब तैर रहा है क्या? फ्लोटिंग का मतलब तैर रहा नहीं, फ्लोटिंग का मतलब होता है जो फ्लक्चुएटिंग एसेट है ना उसके ऊपर सिक्योर्ड है, जैसे कि स्टॉक और डेटर, उसके ऊपर जो चेंज होते रहते हैं। द कंपनी वॉज अनएबल टू मीट द पेमेंट एंड देयरफॉर डिबेंचर होल्डर अपॉइंट द रिसीवर। वर्ड मिला, डिबेंचर होल्डर ने किसको अपॉइंट किया? रिसीवर को अपॉइंट किया। सुने,
द कंपनी इज अनेबल टू मेक द पेमेंट, देयरफॉर डिबेंचर होल्डर अपॉइंट द रिसीवर फॉर द डिबेंचर होल्डर, ही बाउड द लैंड एंड बिल्डिंग, उन्होंने लैंड एंड बिल्डिंग अपने कब्जे में ले लिया और ऑक्शन किया, नीलामी किया एंड रियलाइज 1.5 लाख रुपया। अब जो 1.5 लाख रुपया मिला है तो इनका नहीं होगा, पहला तो मॉर्गेज लोन क्लियर करेगा, जो सरप्लस रहेगा अपने पास रखेगा। He also took sundry assets of 2,40,000 and realized 2 lakh. Sundry assets सेल करके 2 लाख मिला। बैंक को डी सिक्योर्ड ऑन पर्सनल गारंटी ऑफ द टू ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एंड ऑन द बैंक रेज्ड अ डिमांड। द डायरेक्टर पेड ऑफ द ड्यूज ऑफ द पर्सनल रिसोर्सेस, कॉस्ट इंकर्ड बाय द रिसीवर, रिसीवर का खर्चा 2,000 रुपया, लिक्विडेटर का 2,800 रुपया। रिसीवर इज ऑल्सो इंटाइटल्ड टू एनी रेम्यूनरेशन बट लिक्विड रिसीवर इज नॉट इंटाइटल्ड टू एनी रेम्यूनरेशन, रिसीवर को रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा। लिक्विडेटर को 3% देंगे ऑन द वैल्यू ऑफ द एसेट रियलाइज बाय हिम, ध्यान देना 3% फीस ऑन द वैल्यू ऑफ द एसेट रियलाइज बाय हिम बोला है। प्रेफरेंशियल होल्डर हैव नॉट पेड डिविडेंड फॉर द पीरियड आफ्टर 30 सितंबर 2011 से डिविडेंड नहीं दिया बोलता है। एंड इंटरेस्ट फॉर द लास्ट हाफ ईयर वाज ड्यू ऑन द डिबेंचर, 6 महीने का इंटरेस्ट भी बाकी है बोलता है डिबेंचर होल्डर लोग का। रेस्ट ऑफ द एसेट सोल्ड किया 1 लाख का। आपको बनाना है प्रिपेयर द अकाउंट टू बी सबमिटेड बाय द रिसीवर एंड द लिक्विडेटर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमें 2 लेजर बनाना पड़ेगा, यहाँ साइड में अपन वर्किंग करेंगे तो 2 लेजर हम बनाएंगे। एक तो कौन सा लेजर बनाएंगे सर जी हम लोग, 2 लेजर आप बेटा बना देना, सुन रहे बेटा 2 लेजर आप बना देना, यस सर। तो ये लेजर थोड़ा सा इतना बड़ा नहीं चाहिए हमको, थोड़ा कम ही स्पेस चाहिए, रुको इसको कम कर देता हूँ, इतना में हो जाएगा। एक हम बनाएंगे रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, जो रिसीवर, पहला रिसीवर आ गया पिक्चर में, रिसीवर और बाद में लिक्विडेटर आएगा। 2 है, बाहुबली पार्ट 1 और बाहुबली पार्ट 2। तो हाँ, तो पहला हम बनाएंगे हेलो, तो पहला हम बनाने जा रहे हैं रिसीवर रिसीट्स एंड पेमेंट। क्या बोलेंगे इसको, रिसीवर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, ठीक है। ये आपका रिसिप्ट सेट, ये आपका पेमेंट सेट। अब जो रिसीवर आया तो रिसीवर ने क्या क्या सेल किया अभी चुन चुन के पढ़ेंगे। आप पैराग्राफ पढ़ो। कंपनी इज अनेबल टू मीट द पेमेंट, देयरफॉर डिबेंचर होल्डर अपॉइंट द रिसीवर, ही बाउट द लैंड बिल्डिंग ऑक्शन एंड रियलाइज 1.5 लाख रुपया, सुन रहे हैं। एंड सन्ड्री असेट कितना रियलाइज हुआ, 2 लाख। यहाँ से यहाँ तक पढ़ा बेटा, यहाँ से यहाँ तक पढ़ा, ये वाला पॉइंट यहाँ से यहाँ तक। ही बाउट द लैंड बिल्डिंग टू ऑक्शन एंड रियलाइज 1.5 लाख, ही ऑल्सो टुक चार्ज ऑफ सन्ड्री असेट एंड रियलाइज 2 लाख मिला। ही बोला है ना, मतलब रिसीवर ये काम कर रहा है। द कंपनी इज अनेबल टू मीट द पेमेंट, देयरफॉर डिबेंचर होल्डर अपॉइंट द रिसीवर। ओके, यहाँ से यहाँ तक पूरा पैराग्राफ पढ़ो। तो इसका मतलब वो एसेट सेल किया ना बेटा, एसेट सेल किया तो सबसे पहले लिखेंगे सन्ड्री असेट, सन्ड्री आप फुल फॉर्म लिख देना रियलाइज्ड। तो सन्ड्री असेट कितना रियलाइज हुआ बेटा, 2 लाख रुपए रियलाइज हुआ, पैसा आया देखो, सन्ड्री असेट रियलाइज हुआ 2 लाख रुपया। अब बात करते हैं जो मॉर्गेज वैल्यू से हाईलाइट किया था, मॉर्गेज लोन सिक्योर्ड ऑन लैंड बिल्डिंग। बेटा लैंड बिल्डिंग कितने का बेचे नीलामी में, गोइंग ऑन, तो 1.5 लाख का बेचा। मॉर्गेज लोन कितने का, 80,000 का, तो सरप्लस ये अपने पास रखेगा, तो इसको बोलते हैं सरप्लस। क्या बोलते हैं, सरप्लस रिसीव्ड फ्रॉम मॉर्गेज, सरप्लस रिसीव्ड फ्रॉम मॉर्गेज, ठीक है। सरप्लस रिसीव्ड ऑन मॉर्गेज, तो सरप्लस कितना मिला बेटा, ध्यान देना। सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग कितने का सेल किया आपने, लैंड एंड बिल्डिंग सेल किया आपने 1.5 लाख का सेल किया। और वो जो मॉर्गेज लोन था वो सेटल हो जाएगा, तो लेस मॉर्गेज लोन, मॉर्गेज लोन कितने का था, 80,000 रुपये का सेटल हो गया। सुना यार बेटा, 80,000 का मॉर्गेज लोन सेटल हो गया, तो व्हाट इज द सरप्लस, सरप्लस बचा 70,000। तो सरप्लस ये अपने पास रखेगा रिसीवर, तो 2 लाख सन्ड्री असेट बेच के मिला और सरप्लस 70,000 मिला, क्योंकि जो लोन जिस सिक्योरिटी रखा वो तो अपना कट कर लेंगे ना, वो तो अपना कट करके हमको एक्स्ट्रा देंगे, वो अपना 80,000 कट कर लिए, लोन क्लियर हो गया, 70,000 हमको दिया। अब आ जाओ क्रेडिट साइड में, ये सब करने में खर्चा हुआ उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ रिसीवर, कॉस्ट ऑफ रिसीवर। तो रिसीवर खर्चा दोनों नीचे दिया है, कॉस्ट ऑफ रिसीवर 2,000 रुपया। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बेटा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डिबेंचर होल्डर का पेमेंट करने से पहले करना है प्रेफरेंशियल
प्रेफरेंशियल पेमेंट करना है ना, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का दिखा देता हूँ, बच्चे बोलेंगे कब सिखाया था, ये देखो ना, ये देखो फॉर्मेट में डिबेंचर होल्डर के पहले देना प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का पैसा, डिबेंचर होल्डर के बाद पे करना अनसिक्योर क्रेडिटर का, भूल ना जाना। डिबेंचर के ऊपर भी क्रेडिटर है, डिबेंचर के बाद भी क्रेडिटर है, वो प्रेफरेंशियल है, ये अनसिक्योर्ड है, ठीक है। ध्यान देना बेटा, हमेशा आपको याद आना चाहिए, चीट बना के मत लेके जाना एग्जाम में, ये आपको याद रखने का। तो सबसे पहले किसका पेमेंट करेंगे, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कौन होता है, गवर्नमेंट का जो टैक्स ड्यू और रिसीवेबल विद इन 12 मंथ, 12 महीने के अंदर ड्यू भी हो गया और पेबल, ड्यू एंड पेबल विद इन ए 12 मंथ, ड्यू हो चुका है। देखो बोला है ना, ये 2013 में रेस किया टैक्स दोनों, तो दोनों मिला के ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर माना जाएगा, ये दोनों मिला के प्रेफरेंशियल, हाँ क्या ये प्रेफरेंशियल पेमेंट है। तो 21 + 5 26,000 इज द प्रेफरेंशियल पेमेंट। तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे प्रेफरेंशियल पेमेंट, प्रेफरेंशियल पेमेंट, प्रेफरेंशियल पेमेंट, इसमें क्या लिखेंगे, टैक्स विद इन 12 मंथ, 12 महीने के अंदर जो भी टैक्स रेस किया सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, वो प्रेफरेंशियल माना जाएगा। 12 महीने के पहले का रहेगा तो प्रेफरेंशियल नहीं माना जाएगा, वो अनसिक्योर, ठीक है। तो कितना है 21 + 5 सर 26,000, ये प्रेफरेंशियल। इसके बाद पैसा देगा वो रिसीवर किसका, डिबेंचर, क्योंकि डिबेंचर होल्डर ने बुलाया उसको, तो डिबेंचर होल्डर का पैसा देगा। तो डिबेंचर होल्डर, तो डिबेंचर होल्डर का क्या क्या पे करेगा, पहला तो उनका प्रिंसिपल अमाउंट जिसको बोलते हैं डिबेंचर का फेस वैल्यू। तो बताओ डिबेंचर कितने का है, 13%, 1.5 लाख, तो 13% डिबेंचर वो 1.5 लाख पे करेगा। प्लस आपने पैराग्राफ में पढ़ा, पैराग्राफ में बोले थे कि उनका इंटरेस्ट 6 महीने का देना बाकी है, तो 6 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे फेस वैल्यू पे, इंटरेस्ट ऑफ 6 मंथ। तो 1.5 लाख के ऊपर, सुनो 1.5 लाख के ऊपर 13% 6 मंथ का आंसर आएगा 9750, 9750। व्हाट इज द टोटल पेमेंट टू डिबेंचर होल्डर, तो 1.5 लाख में 9750 ऐड कर लो, 1,59,750। अब बेटा रिसीवर का काम हो गया, रिसीवर क्या करेगा, बैलेंस करेगा, रिसीव में से पेमेंट माइनस करेगा, जो भी सरप्लस बचेगा वो लिक्विडेटर को हैंड ओवर करके चले जाएगा, ठीक है। ये ले, अभी मेरा काम हो गया, मेरा रोल हो गया। तो 2,07,000 इज द टोटल ऑफ द रिसिप्ट, 2,07,000 टोटल ऑफ द रिसिप्ट, -2,000 -26,000 -159,750, तो 19,000, ये सॉरी 70,000 है, ये ज़्यादा लिख दिया मैंने, 70,000 था, हाँ। तो 2,70,000 है ना, 2,70,000 -2,000 -26,000 -159,750, तो 82,000, सुना यार बेटा, 82,250 रुपीज़ ये किसको दे के चले जाएगा, लिक्विडेटर को। तो बोलेगा, इसको बोलेंगे सरप्लस, क्या बोलेंगे बेटा, सरप्लस, सरप्लस ट्रांसफर, सरप्लस ट्रांसफर टू लिक्विडेटर, सरप्लस ट्रांसफर टू किसको, लिक्विडेटर को ट्रांसफर कर देगा। तो इसका टोटल लिख देना 2,70,000, यहाँ पर भी लिख देना 2,70,000। अब क्या करें सर, इसको अभी सेकेंड पार्ट, बाहुबली पार्ट 2, अब हम बनाएंगे लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट अकाउंट, कॉमन है लिक्विडेटर बनाता है, तो लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, ये आपका रिसिप्ट साइड, आप लिख देना, ये साइड आपका रिसिप्ट है, ये आपका पेमेंट साइड है। अच्छा, इसका क्रेडिट में, तो ये इसका आंसर इधर आएगा, क्या बोलेंगे, सरप्लस रिसीव्ड फ्रॉम रिसीवर, क्या बोलेंगे, पहले यही लिखने का, तो सरप्लस, सरप्लस रिसीव्ड, सरप्लस रिसीव्ड फ्रॉम किस से, रिसीवर से, रिसीव्ड फ्रॉम रिसीवर से। अभी लिक्विडेटर का रोल चालू हो गया, सब लोग अपना अपना रोल निभा रहे हैं। सरप्लस से रिसीव फ्रॉम रिसीवर कितना मिलेगा, 82,250 मिलेगा, यहाँ तक समझा बेटा, यस सर। अब आते हैं इसने क्या क्या सेल किया, लिक्विडेटर ने क्या क्या सेल किया, पढ़ो। तो नीचे पैराग्राफ में पढ़ो, रेस्ट ऑफ द एसेट, लास्ट पैराग्राफ, रेस्ट ऑफ द एसेट सोल्ड किया था 1 लाख रुपए का, तो एसेट रियलाइज्ड, एसेट रियलाइज्ड मिला के लास्ट पैराग्राफ पे 1 लाख का एसेट सोल्ड किया लिक्विडेटर ने, यस सर। अब आते हैं लिक्विडेटर का पेमेंट, याद है, पहला तो लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन एक्सपेंस निकाल देना है। तो देखो यहाँ पढ़ो ना, द कॉस्ट ऑफ द रिसीवर, कॉस्ट ऑफ द लिक्विडेशन इज 2,800 रुपया, तो कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन, कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन
कितना बेटा 2,800 रुपये, पहले वो खर्चा निकाल लेगा। उसके बाद लिक्विडेटर को रेम्यूनरेशन भी पे करना है। पढ़ो, रेड से अंडरलाइन मारा है, बोलता है 3% द वैल्यू एसेट रियलाइज बाय हिम, जो उसने सेल किया उस पर 3% देना है। तो उसने कौन सा सेल किया मालूम है? ये वाला 1 लाख का सेल किया, तो रेम्यूनरेशन टू लिक्विडेटर, रेम्यूनरेशन टू लिक्विडेटर, तो कितना दोगे? उसने तो 1 लाख का सेल किया ना, वो जो 8250 है वो तो रिसीवर दे के मर गया, वो आपका मेहनत नहीं है ना। पिताजी ने कमाया और बाद में वो स्वर्ग सिधार गया, तो वो आपका मेहनत नहीं है। अपने बलबूते जो बनाएगा वो आपका मेहनत है। अपने बलबूते मैंने वो 1 लाख का सेल किया, तो 1 लाख के ऊपर उसको कमीशन में रेम्यूनरेशन मिलेगा कितना परसेंट? 3%। तो 1 लाख के ऊपर 3%, आंसर आएगा 3,000 रुपया। फर्स्ट ऑर्डर हो गया। इसके बाद सेकंड किसको पे करता है? प्रेफरेंशियल को, वो तो हो ही गया ऊपर। बाद में डिबेंचर होल्डर, वो तो हो गया। अब आते हैं अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को, है ना, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। ऑर्डर एकदम क्लियर हो गया। अब पे करेंगे अनसिक्योर क्रेडिटर लोग को। जब अनसिक्योर क्रेडिटर को पे करेंगे तो देखो अनसिक्योर क्रेडिटर कौन कौन है। तो पहला तो ये दोनों अनसिक्योर्ड, देखो गाल पे ब्रैकेट बना रहा हूं। एक तो बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैंक ओवरड्राफ्ट, और बाद में क्रेडिटर फॉर ट्रेड, है ना, ये इसी को लिखेंगे। तो पहला हम लिखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट कितना था बेटा? 30,000 है बैंक ओवरड्राफ्ट। और क्रेडिटर है ट्रेड क्रेडिटर, ट्रेड क्रेडिटर है वो कितना है? 32,000। टोटल कितने हो गए? 62,000। समझा? अब आते हैं, इनके बाद आता है प्रेफरेंस होल्डर। प्रेफरेंस होल्डर में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, देखो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इसके बाद 11% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख रुपया, 11% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख रुपया। जरा पढ़ लो, किधर तो हम पढ़े थे, इनका डिविडेंड के बारे में कुछ बोला था। पढ़ो पढ़ो, दुनिया आपको पैसा देती है दिमाग चलाने का, हाँ, इसीलिए दिमाग चलाओ, ढूंढो बेटा। तो पढ़ो ना, पैराग्राफ में ढूंढो। ही इज ऑल्सो चार्ज सन्ड्री एसेट, बैंक ओवरड्राफ्ट सिक्योर्ड टू गारंटी, वो तो पर्सनल उनका प्रॉब्लम। देखो ये पढ़ देता, बैंक ओवरड्राफ्ट सिक्योर्ड पर्सनल गारंटी टू द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एंड ऑन द पे बैंक रेसिंग द डिमांड डायरेक्टर पे ऑफ द ड्यू ऑन द पर्सनल रिसोर्स से दिया, उसका यहाँ पे नहीं आएगा। कॉस्ट इंकर बाय द रिसीवर एज 2,000 हो गया। लिक्विडेटर, हाँ यहाँ पढ़ो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैज नॉट पेड डिविडेंड आफ्टर 30 सितंबर 2011। 30 सितंबर 2011 मतलब 11 से 12, 12 से 13, मतलब 2 साल का डिविडेंड नहीं दिया प्रेफरेंस शेयर लोग को, है ना, 2 साल का। तो 1 साल का डिविडेंड आएगा 1 लाख के ऊपर 11%, तो 2 साल का, तो इसको बोलेंगे एरियर्स डिविडेंड। एरियर्स डिविडेंड कितना? 2 ईयर्स का, समझ में आ रहा है? 2 ईयर्स का। तो 1 लाख के ऊपर 11% निकालोगे, 1 लाख के ऊपर 11%, 11,000 1 साल का होता है, तो 2 साल का होता है 22,000 इज द एरियर्स डिविडेंड। समझ में आया? 2 साल से प्रेफरेंस शेयरहोल्डरों को डिविडेंड नहीं मिला तो ये देना पड़ेगा। अब हम टैली करेंगे, रुको थोड़ा लाइन को एक्स्ट्रा कर दूं क्योंकि कॉलम कम गिरेगा। अब हमें ये डिसाइड करना है कि हमारे पास पैसा कितना बचा है। सुना ही आ रहा है? हमारे पास फंड कितना बचा है इनको देने के बाद। किसको देने के बाद? सबको देने के बाद, मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को लास्ट में पेमेंट किया ना, इनको देने के बाद हमारे पास फंड कितना बचा है, ताकि हम या तो कॉल करेंगे या तो रिफंड करेंगे इक्विटी, क्योंकि हमारे पास 2 इक्विटी शेयर होल्डर हैं। टेक्निक याद है? बाकी का टेक्निक आपको मालूम ही, अभी मैं ऊपर वर्किंग करूँगा या साइड में करता हूँ, चलेगा ना। तो ये वर्किंग कर रहा हूँ मैं वेल्लो से, वर्किंग नोट। पहला वर्किंग करेंगे, हम ये पता लगाएंगे हमारे पास पैसा कितना है। तो कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट अवेलेबल, क्या बोलेंगे? कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट अवेलेबल, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट अवेलेबल आफ्टर पेमेंट, लाफ्टर नहीं, आफ्टर पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देने के बाद हमारे पास कितना फंड बचा है, वर्किंग मस्त करना। तो कैसा करने का? टोटल ऑफ द रिसिप्ट करना। सुना यार बेटा? टोटल ऑफ द रिसिप्ट करना। रिसिप्ट का टोटल करो, रिसिप्ट का टोटल आता है 82,250 प्लस 1 लाख रुपया 182,250। टोटल ऑफ द रिसिप्ट आता है 182,250 लेस टोटल ऑफ द पेमेंट, लेस टोटल ऑफ पेमेंट, टोटल ऑफ पेमेंट। टोटल ऑफ द पेमेंट कितना? 2,800 रुपया प्लस 3,000 प्लस 62,000 प्लस 122,000 189,800 आज तक का टोटल 189,800 आपने नोट किया। जब ये रिसिप्ट में से पेमेंट माइनस करते हो 182,250 माइनस 189,800 तो बेटा माइनस में आता है। या अल्लाह 7,550 माइनस में आ रहा, मतलब ये तो शॉर्टेज है, यहाँ पैसा अवेलेबल नहीं है, शॉर्टेज है उल्टा।
अब हम करेंगे वर्किंग नोट नंबर 2, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्किंग। हाँ, ये अपना फेवरेट वर्किंग। तो अब क्या करेंगे, या तो हम कॉल करेंगे या तो रिफंड करेंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ रिफंड, या तो हम रिफंड करेंगे या कॉल करेंगे। कॉल टू इक्विटी शेयर होल्डर, या तो कॉल करेंगे या तो रिफंड करेंगे। कैसे करने का वर्किंग, सिंपल मैं बताता हूँ। पहले आप शेयर से लिख देना, सुन रहे हैं, शेयर्स, इसका टेबल आप बना लेना। रुको मैं पहले टेबल बना देता हूँ आपके लिए। मैं बीच में आऊँगा तो वीडियो हाइड कर दूंगा। पहले अपन इसका टेबल बना लेते, एक बरोबर एक ऐसा टेबल बनाए। हाँ, इतना में शेयर्स और ये लिख देंगे। हाँ, और बाद में एकदम सेम इसका पैटर्न का। ये हमारा कमेंट लिखने के लिए, उसके अंदर उसमें दो दो शेयर होल्डर है हमारे, सुन रहे हैं, इसमें दो दो शेयर होल्डर है। ये फर्स्ट वाले के लिए, एक सेकंड वाले के लिए, और एक टोटल भी बनाएंगे। कॉलम समझ गए बच्चे लोग को? ओके, तो सुनो मैं कैसा बनाता हूँ। बात करते हैं पहले, पहले हम बात करते हैं शेयर्स। शेयर्स कितने, तो एक जो शेयर्स है, देखो शेयर्स शेयर्स शेयर्स, हाँ ये देखो ब्लू से हाईलाइट किया था सामने सामने। एक 10,000 शेयर्स है, 10,000 शेयर्स है, और दूसरा 5,000 शेयर्स है, बरोबर। अब इक्विटी शेयर कैपिटल का फेस वैल्यू लिखना है, फेस वैल्यू, थोड़ा वैल्यू। इसका फेस वैल्यू 10 रुपया है, तो 10 रुपये के हिसाब से इंटू करो, तो 10,000 इंटू 10, 10,000 इंटू 10, आंसर होगा, एक जीरो बढ़ जाएगा, 1,00,000 रुपया, बरोबर बेटा। और 5,000 इंटू 10, आंसर आएगा 5 लाख रुपीज़। बोलो समझा? तो 5 लाख प्लस 1 लाख, आंसर होता है 6 लाख रुपीज़। ये एक ज़ीरो ज़्यादा हो गया। 5,000 इंटू 10 50,000 होता है, ये 50,000 होता है, इसीलिए कैलसी ज़रा चलाए करो, ज़्यादा दिमाग नहीं चलाने का, हाँ पाप हो सकता है। तो 1 लाख प्लस 50,000, 1,50,000, बरोबर, यहाँ तक समझा? अब आते हैं काम का बात, यहाँ लिखेंगे हम पेड अप, पेड अप। अब ये अपना काम का जो नीचे लिख रहा हूँ पेड अप, बेटा इसका पेड अप क्या लेंगे, एक का पेड अप है, एक का पेड अप 10 रुपये, दूसरे का 7.5 है, 10 रुपया और 7.5 से इंटू करेंगे। तो सुनो, 10,000 इंटू 10 करोगे तो आंसर 1,00,000 रुपये दिया है लोग ने, ये लोग ने 1,00,000 रुपये दिया है। और सेकंड कैटेगरी के शेयर होल्डर ने 7.5 रुपये दिया है, तो 5,000 इंटू 7.5 रुपया कितना, 37,500 रुपीज़ दिया है लोग ने। तो टोटल कितना दिया, 1,37,500 दिया है। ये बताओ, हमने जब ऊपर सॉल्व किया तो हमें क्या पता चला उसमें, कि शॉर्टेज है कि सरप्लस है। हमने ऊपर सॉल्व किया ना, क्या मिला, शॉर्टेज है। ये जो माइनस में है ना 7,550, इसी को नीचे लिखो यहाँ पर, 7,550 मतलब माइनस में। अब बेटा 137,500 इक्विटी शेयर होल्डर लोग ने दिया है, और इनको लॉस होना चाहिए 7,550 का। तो उस हिसाब से मेरे को बताओ कितना वो लोग और लॉस बर्दाश्त करेंगे। 137 तो डूब गया, 7,550 और उनको लॉस बर्दाश्त करना है, मतलब उनका टोटल लॉस कितना हो जाएगा, मानो प्लस करो 137,500 प्लस 7,550, तो उनका लॉस कितना होगा, 145050। समझा क्या, लॉस ऑन लिक्विडेशन, ये गोल बना है, सबको समझा कैसा आया? मैं फिर से बोलता हूँ, 137,500 तो लॉस है, प्लस है 7,550 और लाओ तो और लॉस होगा उनको, तो ओवरऑल इनका लॉस कितना होगा, 145 माइनस में ना बेटा, कुछ ऐसा चीज़ माइनस करो जिससे माइनस में है। समझ में आ रहा है? 137,500 में कितना माइनस करूँ कि आंसर माइनस में, आंसर 145,050। अब ये जो लॉस है उसी को बोलते हैं लॉस ऑन लिक्विडेशन, लॉस ऑन लिक्विडेशन। इसको किस रेशियो में बांट के लेंगे, फेस वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल में 1,00,000 और 50,000, मतलब 1 2 3 4 4 4 0 कट, मतलब 10:5, 10:5 का रेशो में, सुना ही आ रहा है,
10:5 का रेशियो में बांट के लेंगे तो इंटू 10/15 आंसर आता है 96,000। ये बर्दाश्त करेगा 96,700 लॉस। और बाजू वाला 145,050 इंटू 5/15 ये लॉस बर्दाश्त करेगा 48,350। अब माइनस करो, ये फर्स्ट कैटेगरी वाले ने दिया है 1,00,000 रुपया, उनको लॉस इतना ही बर्दाश्त करना है, तो इसका मतलब बाकी रिफंड करोगे तो कितना रिफंड करोगे 1,00,000 माइनस 96,700, तो इनको रिफंड करेंगे 3,300 रुपया। ये रिफंड वाला केस है, इसके नीचे लिख रहा हूँ, ये रिफंड करेंगे इतना, फर्स्ट कैटेगरी वाले को रिफंड करेंगे। सेकंड कैटेगरी वाले 37,500 दिए हो, तुमको लॉस बर्दाश्त करना 48, तो तुम घर से पैसा लाओगे, साढ़े बनते हो 48,350 माइनस 37,500, तो ये कितना घर से पैसा लाएंगे 10,850। कॉल करेंगे, इनको कॉल करेंगे, ठीक है। दैट इज बोलने का मतलब क्या है सर आपका, दैट इज बेटा ये फर्स्ट कैटेगरी में कितना है शेयर से 10,000 ना, रुपीस न्यूमेटर में रखने का, रुपीस, ये आंसर रुपीस में तो 3,300 और इसमें क्या कितने शेयर होल्डर है 10,000, तो 3,300 डिवाइड बाय 10,000 करो तो आंसर आता है 0.33, मतलब दैट इज 10,000 शेयर्स को कितना रिफंड करोगे एट द रेट 0.33 पर शेयर रिफंड करेंगे। और यहाँ पर कितना कॉल करोगे 10,850 कॉल करना है, ऐसा 5,000 लोग हैं तो 10,850 डिवाइड बाय 5,000 करो, तो इसका मतलब दैट इज 5,000 शेयर होल्डर लोगों से कितना कॉल करेंगे एट द रेट 2.17 पर शेयर कॉल करेंगे। बोलो समझा, इसी को हम लिखेंगे, तो कॉल करेंगे तो पैसा आएगा, तो कॉल में लिखेंगे 5,000 कॉल करेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर को कॉल करेंगे, तो कॉल टू इक्विटी ऐसा लिखेंगे, कॉल टू इक्विटी शेयर होल्डर कॉल करेंगे, कॉल टू इक्विटी शेयर होल्डर कितना कॉल करेंगे आप भी बताया सर ने, 5,000 इंटू 2.5,000 शेयर्स होल्डर लोग को एट द रेट 2.17 पर शेयर कॉल करेंगे तो कितना पैसा आएगा 10,850 पैसा आएगा। समझ में आया। और इनको रिफंड करेंगे तो 10,000 इक्विटी शेयर होल्डर लोग को रिफंड करेंगे तो कितना 10,000 शेयर होल्डर लोग को एट द रेट कितना रुपया रिफंड करोगे 0.33 पर शेयर रिफंड करेंगे तो कितना रिफंड करेंगे 3,300। ऐसा करने से दोनों शेयर होल्डर लोग को सेम लॉस आएगा, जादू। ओके, तो प्रॉब्लम कंप्लीटेड। अगर आप सही सॉल्व करोगे तो टैली हो जाएगा। चलो टोटल करते हैं 82,250 प्लस 1,00,000 प्लस 10,850 टैली अमाउंट है 193,100। चलो पेमेंट सेट 2,800 प्लस 3,000 प्लस 62,000 प्लस 122,000 प्लस 3,300 वाओ 193,100। प्रॉब्लम कंप्लीटेड। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन एग्जाम में 3 बार आ चुका है, रट्टा मार के जाना। वापिस एक बार रिकॉल कर दूं, इस क्वेश्चन में डिबेंचर होल्डर रिसीवर अपॉइंट किया तो ऐसा केस में क्या करना पड़ता है, रिसीवर रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट बनाएगा, उसने जो जो बेचा वो पहले लिखा, उसने सन्ड्री असेट सेल किया और वो मॉर्गेज वाला था ना लैंड बिल्डिंग उसको सेल किया तो पहला लैंड बिल्डिंग सेल किया तो मॉर्गेज वाले लोग को अपना पेमेंट क्लियर कर क्योंकि उनका अधिकार पहला है तो इसके पास सरप्लस मिलेगा, यहाँ सरप्लस लिखेंगे, वो अपना खर्चा कट कर लेगा। डिबेंचर होल्डर के पहले पेमेंट करना है प्रेफरेंशियल पेमेंट। प्रेफरेंशियल पेमेंट में बताया था गवर्नमेंट का पैसा आएगा जो भी 12 मंथ के अंदर ड्यू हुआ है तो पे करना है और बाद में जो भी सरप्लस मिला डिबेंचर होल्डर का इंटरेस्ट देने के बाद सरप्लस रहेगा वो हैंड ओवर कर देगा लिक्विडेटर को। समझ में आ रहा है, ये आंसर इधर आएगा। फिर यहाँ से शुरू होता है लिक्विडेटर फाइनेंस स्टेटमेंट अकाउंट। फिर बाकी कुछ एसेट लिक्विडेटर ने सेल किया, लिक्विडेटर खर्चा, लिक्विडेशन रेम्यूनरेशन, बाद में अनसिक्योर क्रेडिटर, बाद में प्रेफरेंशियल होल्डर का 2 साल का डिविडेंड के साथ पे किया। अब झगड़ा है कि कॉल करें कि रिसीव करें, तो सुनो, कॉल करें कि रिफंड करें इक्विटी को, तो इसके लिए हम लोग वर्किंग किया था। वर्किंग नंबर 1 टोटल ऑफ द रिसिप्ट करना, टोटल ऑफ द पेमेंट करना, तो माइनस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है तो नीचे आ जाओ। पार्ट 2 कैलकुलेशन और रिफंड और कॉल टू इक्विटी शेयर होल्डर। यहाँ 10,000 शेयर है, इधर 5,000 शेयर है, फेस वैल्यू से इंटू कर दो तो फेस वैल्यू का के लिए होता है रेशियो निकालने के लिए होता है, यही रेशियो से हम लोग लॉस को बर्दाश्त करेंगे। हाँ क्या, तो पेड अप लिखो, पेड अप, और जो ऊपर लॉस आया था ना 7,550 वो लॉस नीचे लिखो, 7,550 का लॉस आता 1,45050, इसको बांटो 10:5। सबको समझा 10:5 किधर से आया,
ये वाला बेटा 10:5 मिला, 10:5 ये रेशो में लॉस को शेयर करेंगे, हर क्वेश्चन में करता हूँ। तो इस हिसाब से इसका तो 3,300 रिफंड आता है और इस कैटेगरी वाला कॉल करेंगे। अब इसको डिवाइड करने का इससे शेयर्स इसको डिवाइड करने का शेयर से, समझे बेटा। तो फर्स्ट कैटेगरी वालों को रिफंड करेंगे, सेकंड कैटेगरी को कॉल करेंगे, और ऐसा करते हो तो लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट अकाउंट टैली होता है, समझा। चलो बाय बाय, प्रैक्टिस कर लेना बेटा, एकदम इजी क्वेश्चन था।